हटा दीजिए सर, हटा दीजिए। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद एवरीवन। मैं शिल्पी आर्या स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे परिवार एग्जामपुर में। हम हैं कलम से क्रांति। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी एसएससी वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे अपने एसएससी का सपना साकार करने के लिए हर रोज मेहनत करके प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, उन सब बच्चों को क्या मेरी आवाज आ रही है हर रोज की तरह? जल्दी बताइए बच्चे, क्या सब कुछ ऑडियो वीडियो का सब कुछ परफेक्ट है, क्या सब कुछ क्लियर है, और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, ये भी बताइए। और सबसे पहले जाके सेशन को शेयर करना है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रैक्टिस का मजा तब बहुत अच्छे से आता है। तो जल्दी से बेटे सेशन को शेयर करना है और बता देना है कि भाई मैम आ गई हैं सवालों की छड़ी लेके, और एकदम से झड़ी लगा देंगे सवालों की, और बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है बेटे, आज हम केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कुछ की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं, कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हैं बेटे। कि देखिए, सबसे पहले टाइम टेबल हर दिन आपका अगर अपडेट भी हो जाता है तो आपको अपना टाइम टेबल देखना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी चीज आपकी तरफ से मिस ना हो। हर रोज आपको एसएससी एग्जाम की तरफ से यूट्यूब का जो फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है, ये पेड क्लासेस नहीं है, फ्री क्लासेस है, सारी प्रैक्टिस सेशन है आपको मिल रहे हैं। विवेक सर से लेके मैथ्स की क्लास पर संजय सर, सुशील सर, उसके बाद कोहली सर का क्लास है, फिर आपका शिल्पी मैम का क्लास है मैथ्स। मेरे जस्ट बाद जो क्लास होती है वो मैथ्स की होती है, शुभम सर की क्लास होती है बेटे। और ये पूरा आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, आपकी फैकल्टीज के नाम, उनके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। जब साथ में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ करोगे तो तैयारी जबरदस्त होगी एकदम। क्या संजना, मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटे? जल्दी से बताना है। चलिए, और भाई लाइव फ्री टेस्ट दिन आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। और आप सबको सबसे पहले तो आज हार्दिक शुभकामनाएं किस चीज की? हमारे योग दिवस की। आपको पता है कि भारत ने इस चीज का क्या है, भारत से ओरिजिन हुआ योगा का। और आज के टाइम में योगा की इतनी इंपॉर्टेंस है बिकॉज योगा सिर्फ आपकी बॉडी को हील नहीं करता, वो हील करता है आपके मेंटल, आपके फिजिकल, आपके स्पिरिचुअल हर डायमेंशन को। इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग योगा भी करते रहा करो, ठीक है। और आज 21 हो गई है, कल का दिन है परसों आने वाला है एक बहुत खूबसूरत सा दिन आप लोग सबके लिए। 23 जून को बेटे 11 बजे से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जाके क्या करना है, इन एग्जाम्स को बेटे, इन एग्जाम्स में से जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक का ही दे सकते हो, जिसका भी दे सकते हो बेटे। आपने लाइव टेस्ट देना है, फ्री लाइव टेस्ट देना है जाके। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी सीएचएसएल का फ्री टेस्ट देंगे वहां पर जाके, ठीक है बच्चे? समझ में आई बात? और भाई देखो, अब आप ये देख लो कि हमारा शंखनाद जो आ रहा है, जो 23 जून से लेके 11 बजे तक, 23 जून को 11 बजे आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ होगी, कैसे होगी, पूरा प्रॉपर समझो कैसे जाना है, इस तक कैसे जाना है। यहाँ सबसे पहले वाईटी यूट्यूब पे जाना है, जाते हुए यूट्यूब पे रोज, हाँ मैम उसके बिना कैसे ही हमारा जीवन चलेगा। फिर वहां पे अपने कोमल हाथों से क्या टाइप करना है? एग्जामपुर। मेरे कोमल हाथों से नहीं हो पा रहा, एग्जामपुर टाइप करना है बेटे। और एग्जामपुर पे जाके ये हमारा मेन चैनल होगा। इस चैनल पे बेटे जब आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए मिलता रहे। अब इसके बाद लाइव पे जाके आपके क्या है, यहाँ पे अपडेटेड इवेंट दिया हुआ होगा। ये किसका है? शंखनाद का। देखिए, आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल से लेके जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपका आरआरबी, एनटीपीसी, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जो आप सो सकते हो, हर किसी का यहाँ पे बेटे आपको 23 तारीख को 11 बजे कुछ स्पेशल होने वाला है। आप सबके लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खूबसूरत चीज आपके लिए होने वाली है। तो प्लीज इसका फायदा उठाना है, इसकी वेटिंग लिस्ट बढ़ा दो, दिन दूर नहीं है, परसों की बात है। आप सबको अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने घरों में जिसको भी है सबको शेयर कर दो जो तैयारी कर रहे हैं। किसी ना किसी एग्जाम में तो कर ही रहे होगे ना, तो जाके उनको जोश में पूरे शेयर करना है कि भाई एग्जामपुर पे विश्वास है तुम्हें, तो कुछ अच्छा लेके हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। पूरी टीम बहुत मेहनत में है कि आपके लिए कुछ अच्छा लाया जा सके। चलिए, आज हमें जैसे बात करी थी कि केमिस्ट्री के सवालों से करेंगे, अभी हम काफी सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ बाकी है, तो जहां तक हम कर चुके हैं उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल का, तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, हिंदी में पहले सवाल लगा रही हूँ, बहुत शांत दिमाग से, शांत तरीके से सवाल को पढ़ना है और उसका जवाब देना है।
योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम है इस बार, वेरी गुड। हाँ टाइमर लगाना है संजना, थैंक यू बताने के लिए बेटे। टाइमर लगाना है, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। मुझे टाइमर लगाने के लिए टूल कहाँ से मिलेगा? ये आपका टाइमर है बेटे, ये आपका टाइमर चल रहा है और इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिए जाते हैं 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन करना है। 20 सेकेंड्स तो बहुत ज्यादा दे रही हूँ खैर मैं। अरे वो टाइमर देखो, ऊपर टाइमर चल रहा है फिलहाल। ये इंग्लिश में आ गया है बेटे, जल्दी से 20 सेकेंड्स टू गो, जल्दी 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 आंसर करते जाओ। एंड नाउ स्टॉप। 20 सेकेंड्स बस, मोर देन इनफ है। इतने में आपने आंसर करना था इसका। क्या जवाब दिया है बेटे? नहीं तो कॉपी सिनॉइड पढ़ जाएंगे मैम। क्या कह रहे हो? नहीं शेयर करेंगे मैम? अच्छा, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो, एक तो सबसे अच्छी चीज ये होती है, कंपटीशन जब करने में अच्छा लगता है ना, जब तुम्हारे लेवल के लोग हो। तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और तुम्हारा नॉलेज एक खूबसूरत चीज है। हमारे बड़े लोग क्या क्या कह गए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आप पढ़िए। अब हम बात कर रहे थे सवाल की। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया भैया, इतनी डिले नहीं करना है, अदरवाइज हम बहुत अच्छे से सवालों को कर नहीं पाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, टाइम कम है, और अच्छे से रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए, आप लोगों की तरफ से अभी तक मुझे किसी एक का भी जवाब नहीं मिला है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मुझे खुद ही जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है बेटे कि आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड के बारे में बताओ, यौगिक के बारे में बताओ, यौगिक के बारे में कौन सी बात सही है बेटे। एक यौगिक के बारे में कौन सा गुण उसका सही है। चलो यौगिक की बात करते हैं कि क्या एक नया सब्सटेंस अगर बनेगा तो वो हमेशा फिक्स्ड होगा, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एक यौगिक के, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग हो सकते हैं। हो सकता है, या फिर तीसरा है एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तत्व आपस में मिलते हैं ताकि एक यौगिक को बनाया जा सके। भाई तुम कंजूसी बहुत करते हो ना, सेशन को शेयर करते हो और ना तुम जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, ना तुम जवाब देते हो आंसर का, ठीक है। और क्या कंपाउंड की वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं, कंपाउंड की वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। चलिए एक बात बताइए मुझे, यहाँ से हिंदी में भी देख लेते हैं। हमें पता है कि यौगिक के लिए क्या महत्वपूर्ण है बेटे, एक यौगिक के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहले तो तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे तुम बात करते हो, मैं एग्जांपल लूं H2O की, जैसे मैं बात करती हूँ H2O की, तो बेटे H2O के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हमेशा 2:1 की रेशियो में कंबाइंड होगा, हमेशा बेटे इसी अनुपात में देखने के लिए मिलेगा। तुम पानी कहीं कहीं भी उठा लो, वर्षा का जल उठा लो, अपने घरों का जल उठा लो, समुद्र का जल उठा लो, कोई सा भी जल उठा लो, भैया मिलेगा तो इस पे ही, मिलेगा तो इस पे ही ना, ठीक है बेटे। मिलेगा तो तुम्हारा इसी रेशियो में ना, 2:1 में ही तो मिलेगा। हाइड्रोजन अगर 2 है, एक आपका ऑक्सीजन है, तो तुम्हारा वाटर उसका एक नाम हो गया है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि यौगिक की एक परिवर्तनशील संरचना होती है कि आप उसके परिवर्तन को बदलते, मतलब आप उसकी संरचना को बदलते रहोगे। अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन 3 कर दिए और ऑक्सीजन 2 कर दिए या कुछ और कर दिया, तो ये वाटर रहा ही नहीं ना। अब तो वाटर का फॉर्मूला तुमने सूत्र ही चेंज कर दिया। इसका मतलब हमेशा हमेशा क्या होते हैं बेटे, नमस्कार बेटे नमस्कार, आप जल्दी से जुड़ जाओ और टाइमर चलेगा, इस टाइमर से सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यौगिक के अंदर क्या होता है, जो आपके तत्व होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3:2 के रेशियो में अगर आपने कर दिया तो वो वाटर नहीं कहलाएंगे। आपको पता है 2:1 का रेशियो होता है। इसलिए यौगिक हमेशा आपके फिक्स्ड वेरिएबल्स, फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड उनकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है, वेरिएबल नहीं होती है। इसलिए आंसर मेरा डी हो जाएगा। ये मेरा गलत आंसर था जो इन्होंने दे रखा था। चलिए अब इसी के साथ अगला सवाल शुरू हो गया आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से टाइम देंगे और जल्दी से अगेन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स दूंगी। 10 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से धमाके से इसका आंसर देना है। इससे ज्यादा का लंबा ये क्वेश्चन है भी नहीं। जल्दी से जवाब दो भाई, बहुत जल्दी इसका जवाब दो, जल्दी एवरीवन। टाइम अप, ज्यादा ही हो गया। अब देखो इसका सवाल का जवाब देखते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है बेटे, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका गलनांक कम है। क्या है बेटे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई ठोस चीज तरल पदार्थ में बदल जाए,
जब भी कोई ठोस चीज तरल पदार्थ में बदल जाए, जब भी आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब भी कोई सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिंपल है, सिंपल टू डाइजेस्ट है। नमस्कार। सिल्वर, सिल्वर आंसर होगा। अच्छा जी, सिल्वर कैसे होगा? मैम आपकी एज कितनी होगी? अमित तुम्हें मेरी एज से क्या करना है? चलो, मेल्टिंग पॉइंट इसमें सबसे कम किसका होगा बेटे? सबसे कम, कम घनत्व का मतलब क्या, वो सॉरी कम गलांक का मतलब क्या है कि आपने अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया तो वो आपका गल जाएगा। जो भी आपका जो भी आपका मेटल है, जो भी आपका धातु है, वो कम टेम्परेचर पे जाते ही गल जाएगा। अब एक बात समझो, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद करनी होगी और करवाई भी है शायद मैंने, अगर नहीं करी है तो फिर करो। कई बार करवाई है मैंने, मुझे याद है कि ऐसे याद करनी है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है मिली, कॉपर, सिल्वर, ऑडी। इस तरीके से आप याद करो। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने किस हिसाब से पढ़ी थी? रिएक्टिविटी सीरीज ये मैंने इस हिसाब से लगाई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज मुझे क्या बताती है कि कौन सा तत्व ऐसा है जो बिल्कुल एकदम उत्सुक बैठा है, किस चीज के लिए वो उत्सुक बैठा है कि भैया जल्दी से मुझे रिएक्शन करनी है एकदम से। अब मुझे बताओ, जो इंसान स्टेबल नहीं होगा वही तो बहुत जल्दी रिएक्शन देगा। अगर आप बहुत संतुलित इंसान नहीं है तो बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हैं, बहुत जल्दी आपके अंदर प्रेम भाव भी जाग जाता है। बहुत संतुलित नहीं है इसका मतलब। जो संतुलित होगा ना वो लड़ेगा ना कुछ करेगा। ये बात हमें भी समझ में आती है। तो हम देख रहे हैं जो ऊपर वाले हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये नीचे वाले कम रिएक्टिव है। अब तुम सोचो, यहाँ पे आ रहा है सिल्वर और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, हाँ सिल्वर, सिल्वर यहाँ पे, और ये आ रहा है तुम्हारा लेड, और ये रहा तुम्हारा जिंक। यही ऑप्शन में दिए हुए ना, तो मैं दिमाग कैसे लगाऊंगी? मैं कहूंगी कि सिल्वर अगर इतना रिएक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बहुत स्थिर रह रहा है, वो बहुत स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को, उसके बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका गलनांक ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? उसका नेचर बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसका जो मूल रूप है उसको बदलने की ही तो कोशिश कर रहे हो। और उसको बदलने के लिए तो क्या होगा? हाँ, टिन है दीपेश आंसर, वेरी गुड। उसको बदलने के लिए क्या होगा? उसको बदलने के लिए बेटे आपके उसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलवा के ही रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तभी वो एक दोस्ती करता है किसी न किसी कंपाउंड से। इसलिए आपको आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को चेंज करने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्या होगा? सिल्वर जब स्टेबल है तो उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी रिएक्ट करेगा। तो मेरा आंसर सिल्वर नहीं होगा कम से कम। अब मैं लेड और जिंक में देखूं तो लेड में भी स्टेबिलिटी ज्यादा है जिंक के कंपैरिजन में, तो आंसर लेड भी नहीं होगा। अब बात आती है टिन या जिंक की। अगर मैं तुम्हारी स्थिति में हूं तो मैं अब इन दोनों में से तुक्का बढ़ा दूंगी। जो मेरा मन उस टाइम कहेगा, मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, तो जो मुझे लगेगा उस टाइम पे मैं वो आंसर मार दूंगी। अब वो तो देखो मुझे भी नहीं पता क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं इस बात का, तो लेकिन आंसर जो है वो आंसर टिन है। आंसर जो है वो 10 है। तो अब आप यहाँ पे याद कर लो कि भैया टिन के अंदर क्या होता है, उसका गलनांक ज्यादा होता है। चलिए नए सवाल की तरफ पढ़ेंगे बेटे, और जल्दी से यहाँ पे मैं टाइमर लगा देती हूँ। जल्दी भाई, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आता। चलो टाइमर स्टार्ट हो रहा है, इसके भी मैं तुम्हें 10 सेकेंड्स दूंगी। जल्दी हरी आप, जल्दी से आंसर देने हैं, बहुत जल्दी जल्दी। एवरीवन जल्दी से। यस, हियर वी गो। हो गया। चलो अब इसका आंसर दो। किस किस का आया आंसर? अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया। तुम टाइमर लगाने से कर रहे हो? बताओ, देखो बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी। तुम 10 बच्चे हो कम से कम, तुम लोग तो आंसर दो। सी आंसर दे रहे हो। ये तुम आंसर कैसे दे सकते हो दीपेश, सुधीर, और कैसा आंसर दे रहे हो भैया? तुम क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लो। वो कह रहा है कि इंसुलेटर नहीं है, इसमें से कौन सा है जो इंसुलेटर नहीं है? नॉट अ इंसुलेटर। इसका मतलब उसके अंदर रिएक्शन होती है। इंसुलेटर कौन नहीं है? जो आपका या तो कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, मतलब या तो अर्धचालक है या पूरी की तरीके से कुचालक है, ठीक है, सुचालक है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कुचालक है, जिसके अंदर से आप करंट को, विद्युत को पास नहीं करवा सकते? क्या तुम भैया ग्लास को जला सकते हो? क्या ग्लास में से करंट पास होता है? नहीं होता। ये तो तुम्हें वैसे पता है। तो ये तो तुम्हारा इंसुलेटर हो गया ना। तुम आंसर ये सोच के दे रहे हो कि तुमसे इंसुलेटर पूछा गया है ना, तो ये हो गया ड्राई पेपर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं करता, तो ये भी तुम्हारा आंसर कह सकता नहीं हो सकता। अब तुम इबोनाइट और मरकरी की बात करो
तो इबोनाइट और मरकरी मुझे नहीं पता इबोनाइट क्या होता है, लेकिन अगर आपको फिर अगेन तुक्का बढ़ाना है तो यहाँ पे मरकरी तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेटे कि मरकरी तुम्हारा इंसुलेटर नहीं होता, मरकरी के अंदर करंट पास करवाया जा सकता है। ए आंसर है। नहीं तुम भाई ना तुम बायो ढंग से पढ़ रहे हो ना तुम केमिस्ट्री ढंग से पढ़ रहे हो। बायो में तुम्हारा ये था कि मैम बायो करवा दो बायो, और तुम देखो केमिस्ट्री में भी तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और मैं तुम्हें लगातार दिखाती हूँ कि ये पुराने सवाल हैं सारे, नया कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ। एटलीस्ट थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग लगाओ। ऑप्शन गलत भी दे रहे हो तो उसको ऑप्शन को गलत दो, जिसको देख के ये लगे कि हाँ बच्चा चलो यहाँ फंस गया होगा। तुम ए और डी में से कुछ गलत करो तो मुझे समझ में आता है, तुम बी और सी गलत कर रहे हो, बताओ ये इंसुलेटर नहीं होते, बता दो जरा। इसमें से तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो दूध पीते बच्चे को भी पता होगा। चलो अगला सवाल, और यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट होता है। जल्दी से इसका जवाब देंगे। कंपोजिशन बताना है H2SO3 में क्या है। मैंने बहुत टाइम दे दिया, जल्दी से जवाब दो। इसका क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है H2SO3 में। क्यों हंसी आ रही है? बी आंसर दे रहे हैं बच्चे। कंपोजिशन क्या है इसका? इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, या सल्फर कितना है। तुम लोग तुक्का भी बिठा रहे हो तो थोड़ा तमीज से तो बिठाओ कम से कम। देखो H2SO3 क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। या फिर जैसे कहते हैं डाई हाइड्रोजन ड्राई हाइड्रोजन ट्राई ऑक्सोसल्फेट। कंपाउंड याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब तो मुझे ये बताओ, तुमसे कंपोजिशन पूछा जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे तीन चीजें हैं, है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ध्यान से सुन लो बात को। ये है तुम्हारा रेशियो, यही तो रेशियो है। अब भाई तुम ये बताओ कि इसमें कौन कितनी मात्रा में है, ये किस चीज को पूछना चाह रहे हैं हमसे। ये तुमसे सिंपल ये तो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें इसका मास कितना है, इसमें परमाणु का भार कितना है। तुम्हें परमाणु का भार लेना है। हाइड्रोजन का परमाणु का भार होता ही कितना भैया? 1 होता है। तो सबसे कम परसेंटेज आपकी ये होगी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 2 आएगा। अब तुम सल्फर की बात कर लो तो सल्फर कितना होता है बेटे? 32 समथिंग, और 1 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 1 ही है, तो ये 32 समथिंग हो जाएगा। और ये कितना होता है? ये 16 होता है। 16 या 48। अब तुम देख रहे हो तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हें ये रेशियो तो समझ में आ रहा है, ये रेशियो तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2.5 या 2.5, मतलब हाइड्रोजन सबसे कम है, तो इसको हटा दो। अब तुम ऑक्सीजन और सल्फर में से देखो तो ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा किसमें है? ऑक्सीजन ज्यादा, देखो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी हट गई। यहाँ पे 39 है, यहाँ पे ये है। मुझे एक्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी, क्यों करूं मैं? तो बेटे आपका 39 यहाँ पे है, ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा दे रखे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा डी। थोड़ा सा लॉजिकली कैलकुलेशन कर लिया करो, थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। ठीक है, चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया है, बस इसके बारे में इतना ही जानना था। चलिए भैया इसको जल्दी से करिए। अब इसमें भी मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देती हूँ, मुझे लगता है 20 सेकेंड्स देती हूँ ताकि तुम अच्छे से कर सको।
चलो पोज, आंसर आया इसका? क्या कह रहा है कि सतह तनाव के रूप में ज्ञात आधुनिक अनुशासन की स्थापना के लिए किस सतह तनाव के रूप में ज्ञात आधुनिक अनुशासन की स्थापना में किसका शोध मौलिक था, जो तरल और ठोस सतहों और इंटरफेस के गुणों का वर्णन करता है? Whose research was fundamental in establishing the modern discipline known as surface tension. This describes the properties of liquid and solid surface and interfaces. कौन है बेटे वो? अब देखो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है भैया, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन इसका आंसर डी होगा, तो ये रट लो। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है कि सरफेस पे एक टेंशन पैदा हो जाती है। देखो ये आपका जैसे क्या है, एक लिक्विड है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर कुछ नहीं है तो आपका एयर है, यहाँ पे लिक्विड है, ऊपर आपका एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स इस पे फोर्स लगाते हैं और उतनी ही फोर्स ये लगाता है। तो एक क्या होता है, जब भी लिक्विड एक सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कम से कम एरिया लेने की कोशिश करता है। जैसे आपका बबल होती है उस पर सरफेस टेंशन की वजह से वो राउंड शेप में रहती है। एक बबल होती है पानी की, वो जो बूंद होती है वो गोल सी शेप में रहती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि वो कम से कम एरिया ले ताकि उस पर कम से कम बल लगे। इसलिए हम, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स उस पर बल लगा रहे होते हैं, यही हमारा सरफेस टेंशन का फिनोमिना है। और इसे दिया किसने था? क्या नाम है इनका, एंजिस पॉकेल्स साहब ने दिया था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि बाकी उसको और देख लो। जैसे आपकी गेंट्री कॉरी थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल मिला था, और इन्होंने क्या कहा था? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इन्होंने जो बेटे डिस्कवरी करी थी, इन्होंने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की करी थी। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की करी थी। और ये दोनों और एग्जांपल्स देख लो, इनका भी हम देख लेते हैं। ये जो आपके नेटल स्टेवन साहब हैं, इन्होंने XY क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। इन्होंने XY क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। ऐसे ही इनको और देख लो, इन साहब ने, लेसी मार्टिनर साहब ने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहले आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। जो परमाणु विखंडन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। अरविंद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ग्रेस के साथ भी पास हुए हो, आपकी ग्रेजुएशन में बस ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट है और आप पास हो, उससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे पास हुए कैसे पास नहीं हुए हो। आप पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पास हो मतलब पास हो, ठीक है। आप आराम से दे सकते हो, अच्छे से तैयारी करो। चलो भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं। टाइमर, मैं टाइमर हटा देती हूँ, तुम लोग उसका कोई फायदा ले नहीं रहे हो। टाइमर का मतलब होता है तुम लोग उस हिसाब से जवाब भी दे रहे हो। चलो इसका जवाब देंगे। विच ऑफ द व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर? रेशियो पूछ रहा है बेटे, रेशियो पूछ रहा है। देख लेते हैं वाटर क्या होता है। वाटर मैम H2O होता है। सबसे पहले वॉल्यूम देखा करो, मतलब किसके कितने पार्टिकल्स हैं। देखो कितने, इसके 2 हैं और इसका 1 पार्टिकल है। अब वो कह रहे हैं रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास का मतलब क्या है? इसका हमें एटॉमिक मास लेना है, परमाणु का भार लेना है। परमाणु का भार बेटे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और इसका कितना होता है? इसका 8 होता है। परमाणु भार 16 होता है ना, 16 होता है। अब जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? फाइनल क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। अनुपात का ही मतलब होता है कि जब तक उसको सरल किया जा सके उसको सरल करना है। अनुपात का मतलब होता है जब तक किसी चीज को सरल किया जा सके उसको सरल करना है। तो हम इसको कितना सरल करेंगे? एक का भी आंसर ठीक नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम लोग को पढ़ाने का, कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। बेटे 1:4 कैसे आ जाएगा? संजना सुधीर है, एक ही रास्ते पे चल रहे हो। 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2 8 जा। अब क्या तुम 1:8 को फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो?
क्या तुम इतनी बात क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या पूछ रहा है? रेशियो बाय मास पूछ रहा है भैया, किसका द्रव्यमान का रेशियो। क्या तुम इतनी बात नहीं निकाल सकते? क्या तुम्हें इनके परमाणु के भार नहीं पता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के? तो नॉर्मल है, इतना तो पता ही होना चाहिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत करना तुमसे उम्मीद नहीं है। मैं और देख रहे हो ये हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन है, CHSL का है, इसीलिए CHSL का है ये। अब इसे निकाल के दिखाओ, इसे गलत मत करना, उसी मेथड से इसे गलत मत करना। निकालो इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहे हो अरविंद? बट मेरी फाइनल ईयर की डिग्री पे PWG शो हो रहा है और मेरी 3 इयर्स की डिग्री में कुल 46% बन रहे हैं। अरविंद ये चीज मैं डिस्कस करके बताऊंगी एक बार, अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया तो है नहीं। आई ट्राई कि मैं एक बार डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। थ्री इज टू एट ठीक है, चलो करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भैया, कार्बन लिख लिया और डाइऑक्साइड है, इसका मतलब CO2 होता है। चलो भाई इसका देखो कितना है रेशियो, 1:2 है, 1:2 रेशियो है। इसका बेटे भार कितना है, भारी तो पूछ रहा है ना, भार पूछ रहा है, 16 होता है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 होता है। जरा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बन जाएगा, 12, 16 दूनी 32, 4 दिया 12, 4 8 32, तो ये क्या आ जाएगा 3:8। कहाँ है 3:8, ये रहा। ऐसा करना है। चलो तुमने गलत करा, कम से कम तुमने एग्जाम के लिए तो सीख लिया, अगर ऐसा आगे तो तुम कम से कम गलत ना करो, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में दिखा लेती हूँ पहले, फिर इंग्लिश में आएंगे। जल्दी से इसको करो और जल्दी से आंसर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जवाब दो भाई, कुछ तो लिख दिया करो कम से कम। बी आंसर दे रहा बच्चा। मिश्रणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले ये शायद तुमने ध्यान दे लिया होगा कि सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए, कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनके कण का आकार बड़ा होता है। विलयन के प्रमुख घटक को विलायक कहा जाता है, विलयन के लघु घटक को विलयक कहा जाता है। विलायक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समरूप मिश्रण होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस, और तुम ये देख लो भाई CHSL पूछ रहा है, ये तुम्हारा CCl भी नहीं CHSL पूछ रहा है, और ये सवाल गलत हो रहा है, इसका मतलब समझ लो तुम क्या तैयारी कर रहे हो। कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। कौन सा सही नहीं है, ये शायद तुमने देख लिया होगा। The major component of a solution is called the solvent. The minor component of a solution is called the solute. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. बच्चे दे रहे हैं ए आंसर। बेटे फॉर्म तो तुम फिल कर दो, फॉर्म फिल करने में कोई आफत नहीं आ रही है तुम्हें। और बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी अभी पूछ के। आंसर इसका ए दे रहे हैं बच्चे। चलो शुक्र है कि बच्चे ने दिया, बट उसने सही आंसर दिया ए। अब देखो क्यों ए तक तुम कैसे कॉन्फिडेंस से जा सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा कॉलर्स के बारे में नहीं पता तो। देखो हमें पता है एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन क्या होता है भैया, उसके अंदर 2 चीज होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट।
इसे कहते हैं विलय, इसे कहते हैं विलायक। ये होता है कम मात्रा में, ये होता है ज्यादा मात्रा में। विलय विलायक कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। बात सिंपल है, सरल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमें इसमें क्या देखना है, ये वही तो कह रहा है कि मेजर कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है, तो ये बात तो सही होगी, मेरा आंसर नहीं बनना चाहिए। माइनर कंपोनेंट सॉल्यूट है, ये भी बात सही होगी। मिक्सचर जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस, होमोजीनियस ये कीवर्ड है। होमोजीनियस का मतलब है पूरी तरीके से घुलनशील है, यूनिफॉर्म है, समांतर है पूरी तरीके से। एक सॉल्यूशन जो होता है, जो एक मिश्रण होता है, उसके अंदर बेटे क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरी तरीके से समांतर होता है। और कितने सब्सटेंस होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं उसमें। बात बिल्कुल सत्य भैया, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं उसमें। जैसे आप बात कर लो, आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो चीनी और पानी का घोल, वो आपका सॉल्यूशन ही तो है। उसके अंदर क्या है, आपके 2 ही तो सब्सटेंस हो गए, चीनी अलग हो गई और पानी अलग हो गया, तो इसी वजह से ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कॉलर्स की बात कर लेते हैं। कॉलर्स क्या होते हैं, तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत करने का मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। कॉलर्स क्या होता है, इनका पार्टिकल का जो साइज होता है, इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। आपके सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो आपके होमोजीनियस हैं। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बारे में, दोनों के बारे में दे रखा है। अब उसने सीधी बात कह दी थी कि ये आपके हाइड्रोजीनियस होते हैं। नहीं भैया, इनका पार्टिकल साइज 1 से 10 के बीच में होता है। हाइड्रोजन का इसका जो पार्टिकल साइज है 10 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, और जो होमोजीनियस होते हैं इनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम का होता है। ठीक है, तो ये ना तो आपके सॉल्यूशन है ना सॉल्वेंट है, कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। तो सॉरी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं बेटे, कॉलर्स होते हैं। कॉलर्स की प्रॉपर्टीज है। चलिए हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का कोई मतलब नहीं कि आपको बुक की जरूरत है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सब अच्छा है। जवाब दो भाई। मिस्ड। संजना बेटे तुम्हें बहुत रिवीजन की जरूरत है, तुम केमिस्ट्री रिवाइज नहीं कर रहे हो। दीपेश ने आंसर सही दिया है, स्पॉन्ज। फॉर्म क्या होती है, फॉर्म तुम्हें इतना तो पता होगा ना। फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है झाग। झाग जो होते हैं किसी चीज में, जो झाग बन जाता है। जैसे आपने क्या बोलते हैं, मतलब डिटर्जेंट को घोलते तो ऊपर वो जो झाग झाग नहीं बन जाते, उसे फॉर्म कहते हैं। वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं ना। स्पॉन्जेस मतलब एकदम सॉफ्ट से ऐसे करके, समझ रहे हो ना कैसा होता है, जैसे आपका ढोकला होता है खाने में इस टाइप से, तो वो स्पॉन्जेस होते हैं। बटर क्या होते हैं, आप याद रखो। कॉलर्ट्स क्या होंगे, कॉलर्ट्स होते हैं जब एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होते हैं, उन्हें हम कॉलर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बटर की। तो बटर क्या है बेटे, बटर क्या है आपका, बटर है आपका सॉलिड में, सॉलिड इन लिक्विड। आप देखते हो जो फैट होता है इन मिल्क। बटर क्या है बेटे, बटर आपका जो मक्खन है, ऐसा तो है नहीं ऊपर ऊपर दूर में तैरता रहता है, उसको निकालना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से आपने देखा होगा लोनी घी जो होता है, मतलब उसको ऐसे करके वो छला छला के जो निकालते हैं ना, गाँवों में निकालते होंगे, समझ गए होंगे। तो उस प्रोसेस से हम घी को ऊपर निकालते हैं, वो बटर है आपका। वो क्या है बेटे, वैसे तो वो मिला हुआ ही रहता है ना, आपका फैट के फॉर्म में एक लिक्विड में सॉलिड बन के मिला हुआ रहता है। वो उसको बाहर निकालते हैं, लिक्विड की सॉलिड की फॉर्म में अलग से निकल जाता है। तो वो फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं होता। चीज आपको पता ही है और मिस्ट आपको पता है, पनीर और दूध क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
इसमें से कौन सा पानी में नहीं घुलेगा। अब देखो ये चीज मुझे बताने की तो नहीं है, लेकिन तुमसे एमटीएस में 2022 में पूछा गया है। ये सवाल तो तुम कम से कम उम्मीद ना करो कि तुम्हें बताया जाए। इसका जवाब चॉक पाउडर। ठीक है, वेरी गुड। हमें पता है कि चॉक पाउडर क्या होता है। चॉक पाउडर आपका पानी में नहीं घुलता। अब पानी में क्यों नहीं घुल रहा है? चॉक पाउडर पानी में इसलिए नहीं घुल रहा, उसके जो पार्टिकल का साइज है वो ज्यादा, पार्टिकल का साइज उसका बेटे ज्यादा है, इसलिए वो पानी में नहीं घुलता। आपका चॉक पाउडर पार्टिकल के साइज ज्यादा होने की वजह से पानी में नहीं घुलता है बेटे। आगे बात समझ में। यहाँ पे आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया। सॉल्ट ऑलरेडी घुल जाता है, शुगर ऑलरेडी घुल जाता है, मिल्क ऑलरेडी घुल जाता है, और ये तीनों घुल के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं। चॉक पाउडर आपका पानी में नहीं घुलता, इसलिए ये क्या बनाता है? सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस होता है। जैसे आप मिट्टी मिला दो, पानी में नहीं घुलेगी। आप उसको छोड़ दोगे चॉक के पाउडर को, वो घोल के पानी में, तो थोड़ी देर के बाद पूरा चॉक का पाउडर ना नीचे जाके सतह पे जम जाएगा। उसी चीज को हम सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें पार्टिकल जो है, जिसमें जो भी चीज आप मिला रहे हो विलय की तरह, वो अगर घुलनशील नहीं है तो वो नीचे जाके, अगर आप उसे डिस्टर्ब ना करें, आप उसे ऐसे ही रखा छोड़ दे, तो वो नीचे जाके सतह पे जम जाएगा, और उसी जम जाने को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सस्पेंशन, जो कि आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होपफुली एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। इसका जवाब देंगे। अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और वही चीज उन्होंने बोल भी दी है। जवाब दो इसका जल्दी। जवाब नहीं आ रहा भाई। जवाब है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, अभी बताया कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस ही होते हैं, तो ये बात तो सही है। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, आप उन्हें आंखों से देख सकते हो। तुमने चॉक को कहा कि सस्पेंशन बनाएगा, निलंबन एक विषम मिश्रण है। चलिए आंसर ए दे रहे हैं। वेरी गुड संजना, वेरी गुड। अभी क्या बताया था? निलंबन क्या है बेटे? एक विष में मिश्रण ही तो। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये तो अभी बता दिया ना। तो ये तो मेरा आंसर हो गई। निलंबन के कणों को आप नंग आंखों से देख सकते हो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि भैया चॉक पाउडर क्या है? एक विष में मिश्रण है, जिसके अंदर, जिसे हम सस्पेंशन भी कह रहे हैं। चॉक को तुम पानी में घोलते हुए तुम्हें दिखती नहीं है? चॉक दिख जाती है ना तुम्हें, माइक्रोस्कोप से थोड़ी ना देखनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप से थोड़ी ना देखनी पड़ती है, दिख जाती है आराम से। तो क्या होगा? इसका आंसर बोथ होगा। चलो इसका जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन? इमल्शन कौन है बेटे? इमल्शंस क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा इमल्शन क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन भी लिखिएगा कमेंट में। मिल्क, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं, इमल्शन होते हैं जब भी कोई लिक्विड इन लिक्विड होती है, लिक्विड प्लस लिक्विड, तो कोई लिक्विड वाली चीज होगी दूसरे लिक्विड में मिल रही होगी, तो वो आपका इमल्शन कहलाएगी। तो इमल्शन हो गया मिल्क आपका। और ऐसे ही आप पे कुछ एरोजोल्स होते हैं। और कौन कौन से इमल्शंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका हेयर हो गया,
हेयर्स हो गए, आपके क्रीम हो गई। ये एग्जांपल्स याद कर लो थोड़े से। और एरोसोल्स और देख लो। एरोसोल्स होते हैं जैसे आपके बेटे धूल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस होती है, हवा होती है, हवा के अंदर क्या होते हैं, धूल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके एरोसोल्स बन जाते हैं। ठीक है, जिसे आप धुंध कहते हो कि भैया बहुत धुंध उड़ रखी है, तो हाँ लिक्विड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स। एरोसोल्स के एग्जांपल देख लो, जैसे आपका डस्ट हो गया, फोग हो गया, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये सब आपके एरोसोल्स हैं। अब हम बात करेंगे बेटे दूसरी चीज, जेल की। जो जेल की फॉर्म में रहते हैं वो आपका चीज, बटर, जेलीज। ऐसे ही आपके जो फॉर्म की फॉर्म में रहते हैं, फॉर्म आपकी जैसे सोप के लेदर हो गए, सोप के लेदर हो गए बेटे, आपका फ्रॉथ हो गया, आपकी विप्ड क्रीम हो गई, आपकी विप्ड क्रीम हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क। दही मैम, दही को तो मुझे भी नहीं पता बेटे किस में रखेंगे। मैम बताइए, नहीं अभी आपने मेरी डिग्री के बारे में। बेटे मैं तुम्हें इस चीज पे खुद से कैसे बता सकती हूँ, पहले मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़े से पेशेंस रखो, कल बताऊंगी। और अगर ऐसा कुछ है तो भाई मैं यही एडवाइस करूँगी, तुम फॉर्म भर दो, सोचो मत, ठीक है, फॉर्म भर दो। इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटीज जो आपकी मिल्क के अंदर से निकालनी है, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में क्या होता है, सैंपल लेने आते हैं और एक गोल सी एक प्लेट होती है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब्स में पानी करके दूध करके रख देते हैं और वो बहुत तेज घुमाते हैं। उसके अंदर से क्या होता है, फिर वो बताते हैं कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। ठीक है, कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। ठीक है, उसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कोई सॉलिड एज इम्प्योरिटी, कोई सॉलिड एज इम्प्योरिटी बेटे आपके किस में प्रेजेंट है, किसी भी फ्लूइड में प्रेजेंट है, किसी भी फ्लूइड में आपका कोई सॉलिड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। इमल्शन, चलो भाई, which of the following are separated by the using of steam distillation? ए 34 का ए, अच्छा 34 का ए दे रहे हो, 35 का बताओ भाई, 35 का बताओ, 35 का डी संजना, वेरी गुड। और कोई बताएगा 35 का क्या है? नहीं भाई, सब्सटेंस जो आप स्टीम वॉलेटाइल से देख सकते हो, भाप वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं वो आपके कैसे निकल सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, आप अलग अलग तापमान पर उसको बेटे क्या कर रहे हो, उसका कथांक निकाल रहे हो, उसको अलग अलग कथांक, क्योंकि उनके कथांक अलग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए आप उसको रख रहे हो दो लिक्विड्स को जो आपस में मिक्स है। आप क्या करो भैया, आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले गए जिसपे वो बॉयल हो जाएगा, जैसे वाटर है, वाटर आपको पता किसी चीज में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो स्टीम बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। जो चीज भाप बन के उड़ सके उसे तो आप भाप बन के उड़ा पाओगे ना। तो यहाँ पे वही तो वो बात कर रहा है कि किस सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से, भैया जिसका भाप वाष्पीकरण पॉसिबल हो, जो भाप वाष्पीकरण वाला पदार्थ हो। कलर्ड सब्सटेंस के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है, क्या करी जाती है, क्रोमेटोग्राफी, इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी।
सब्सटेंस विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसको तो बेटे तुम किसी केमिकल प्रोसेस से ही कर पाओगे, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। कोर्स सब्सटेंस क्या होते हैं? मोटे पदार्थ, तो मोटा अनाज भी कहते हैं इसे, मतलब खुदरा होता है, खुदरा सा सब्सटेंस होता है ना, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, खुदरा सा सरफेस होता है। ठीक है अरविंद, मैं कल बताती हूँ, ठीक है? मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ बेटा, इस चीज की थोड़ी ना टीचर हूँ, मैं कल बताती हूँ, ठीक है? इतना मुझे टाइम दो, मैं कल कंफर्म करके बताती हूँ आपको। आप कल क्लास में ही आइएगा, मैं बताती हूँ, ठीक है? ये सवाल समझ में आ गया? अब आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर चलिए कल करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। अब कल बताओ बेटे, कल के लिए क्या लेके आना है? जल्दी से बताओ, कल के लिए क्या लेके आना है? कल के लिए बताओ बच्चे, क्या लेके आना है? क्या चाहते हो क्या कराया जाए कल? केमिस्ट्री चलने दे अभी 2-4 दिन और, या फिजिक्स कराएं? केमिस्ट्री चलने दे या फिजिक्स कराएं? पर तो काफी डिस्कस हो गई है। देखिए बच्चे, मैं आपको ऑलरेडी, चलिए आप जो भी है मुझे एक बार कमेंट पे बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता है कि क्या लाना है, तो मेरा थोड़ा सा कल का पता चल जाएगा। बायो और बाकी बच्चे मंडे से फिजिक्स करवा दीजिए। हाँ ठीक है, अभी 2 दिन हम केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर पीरियोडिक टेबल। चलो कल पीरियोडिक टेबल पे सवाल लेके आता है। हाँ, कल परसों केमिस्ट्री करते हैं, सैटरडे संडे, मंडे से हम फिजिक्स पे चलेंगे। सही बोल रहे हो बच्चे बेटे, एकदम। बायो देखो, बायो करवाए, बायो का कोई मतलब नहीं है, अभी करवा चुकी हूँ, अभी मैं यही करवाऊंगी तुम्हें। 2 दिन यही चलाएंगे फिजिक्स, और 2 दिन अभी केमिस्ट्री चलाएंगे, फिर हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे फिजिक्स पे। चलिए देखिए बच्चे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई शंखनाद जो है आपका 23 जून ठीक 11 बजे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको शेयर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए ही मुझे प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया अगर कोई एक चीज ऐसी आ रही है जिसमें आपको इतने सारे एग्जाम्स, इतनी सारी चीज एक साथ मिल रही है, तो वो आपके लिए बेहतर, आपकी बेहतरी के लिए ही आ रही है और आपको बेहतर करने के लिए आ रही है। इसलिए बेटे इससे जुड़ना नहीं भूलना है, आपको शंखनाद से जुड़ना है जरूर। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, बीएसएफ हो, बिहार पुलिस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको इससे फायदा पहुंचना ही पहुंचना है, ये बात तय है, ठीक है? चलिए, तो 23 तारीख को आना नहीं भूलना है, और बाकी पूरा टाइम टेबल आपके सामने है, कब किसकी क्लास होंगी। मेरे पास शुभम सर की क्लास भी करनी है, मैथ्स एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है भाई। और 23 जून की तो बस एक बार रिमाइंडर डाल के रख लो कि क्या क्या होने वाला है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपको सारे एग्जाम्स का टेस्ट मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, एग्जामपुर पे ही आपको ये सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चे, ठीक है? और अगर आपके बायो की कोई क्वेरी कंसर्न्स होते हैं बेटे, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लिया करो। कोई बच्चे जल्दी बताओ। बोलते हैं एक यूनिट का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट, आप बोल सकते हो। किलोवाट घंटा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट घंटा। इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा, क्लियर है भाई? यस भैया। तो किलोवाट घंटा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जो हम लोग के घरों में मीटर लगा रहता है, तो वो किलोवाट। आदमी नहीं पूछता क्या किलोवाट का मीटर लगा है, कि कितने का, 3 का, 4 का, 5 का, तो वो कुल